तो क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? जी हां, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता और अगले आधे घंटे तक हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल जिस तरह से जीएसटी की बैठक हुई है उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। जीएसटी के दायरे में आई कई जरूरी चीजें, ग्रैंड ब्रांड वाली पैकेट बंद दही लस्सी पर अब जीएसटी लगेगी। छाछ, खाद्य पदार्थ, अनाज भी अब जीएसटी के दायरे में है। कई आइटम्स पर 12 से बढ़ाकर 18% की जीएसटी की गई है। स्याही, चाकू, पेपर नाइफ, पेंसिल, शार्पनर पर भी जीएसटी बढ़ी है। एलईडी लैंप, कृषि पंप, दूध निकालने की मशीन पर अब 18% जीएसटी लगेगी। अनाज, अंडे की सफाई करने वाली मशीन पर भी 12 से बढ़ाकर 18% जीएसटी की गई है। कई आइटम्स पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। सोलर वाटर हीटर और इसके साथ सोलर वाटर हीटर और चमड़े पर जो जीएसटी है वो बढ़ाई गई है। कई आइटम्स पर जीएसटी घटाई गई है। मेडिकल वस्तुएं, ऑस्टोमी उपकरण पर जीएसटी घटाई गई है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि ऑर्थोपेडिक उपकरण पर, शरीर के कृत्रिम अंग, ईंधन की लागत के समेत ट्रक या फिर मालवाहक वाहन पर जीएसटी घटाई गई है। तो ये जो बड़े फैसले हैं वो लिए गए हैं। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। अब आम जनता को कितना फायदा हुआ है इससे, जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग में या दुकानदारों को कितना लाभ इन फैसलों से और कितना नुकसान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ अर्थशास्त्री जी भी जुड़ेंगे जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो ये बैठक हुई है वो आने वाले समय में कितना फायदा पहुंचाएगी और इसके नुकसान किस किस वर्ग को उठाने पड़ सकते हैं। तो देखिए, जीएसटी के दायरे में भी कई जरूरी चीजों को लाया गया है। कुछ चीजों पर जो जीएसटी है वो बढ़ा दिया गया है, तो कुछ चीजें जो जीएसटी के दायरे में नहीं थी उनको जीएसटी के दायरे में लाया गया है। जो गैर ब्रांड वाली पैकेट बंद दही होती है, ब्रांडेड दही नहीं होती, गैर ब्रांड वाली होती है, लस्सी होती है, उन पर जीएसटी लगाया जाएगा। छाछ, खाद्य पदार्थ, अनाज पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। ये तमाम चीजें भी जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। कई आइटम्स हैं जिन पर 12 से बढ़ाकर 18% की जीएसटी कर दी गई है। स्याही, चाकू, पेपर नाइफ और पेंसिल शार्पनर जैसी चीजों की बात करें तो इसमें भी जो जीएसटी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये कई जरूरी बदलाव, कई जरूरी फैसले लिए गए हैं जीएसटी की बैठक में। निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। बता दें आपको, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं ये बैठक थी और इस बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए। परिषद की ये बैठक करीब 6 महीने बाद हुई है। तो जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में ये जो बैठक थी वो हुई और कुछ चीजें सस्ती तो कुछ चीजें महंगी जीएसटी के दायरे में भी आई हैं कई जरूरी चीजें। और देखिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ गए हैं, साथ ही केवल ढींगरा जी जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उम्मीद की जा रही है कुछ देर में हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विदु रावल जी, अगर ये जो कल जीएसटी की बैठक हुई है और इसमें क्या सस्ता हुआ है या क्या महंगा, कितनी चीजें जीएसटी के दायरे में आई हैं, जनता पर ये किस तरीके से इफेक्ट करेगी, व्यापारियों पर या जो दुकानदार होते हैं उनको इससे कितना लाभ हो सकता है, अगर उसको आपसे समझना चाहें तो आप किस तरह से समझाएंगे सर? देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें केंद्र सरकार के और सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उन्हीं को प्रतिनिधि माना जाता है। तो कुल मिलाकर सारा का सारा जो एक जीएसटी का एक प्रिंसिपल रहा है
वन नेशन वन टैक्स के साथ साथ ये एक रहा है कि ज्यादातर आइटम्स जो हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल हो, वो टैक्स के अम्ब्रेला के नीचे आनी चाहिए, ताकि सभी चीजों का जो टैक्स है, ओवरऑल जो टैक्स है, उसको हम डिक्रीज कर पाए। यानी अधिक से अधिक आइटम्स टैक्स के दायरे में आए, ताकि जिन आइटम्स पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस हैं, जैसे 28% है, उनको डिक्रीज किया जाए। तो उसी के नाते जो है, जिसको स्लैब रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, ये इस पर गंभीर चर्चा हुई है। और क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि 6 महीने बाद जीएसटी काउंसिल बैठी है, तो उन्होंने चर्चा की है कि किस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स बने, जिनमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको कंसेशनल जीएसटी रेट 5% पर रखा गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ताकि उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ हमने जो ऑर्थोपेडिक और ऑस्ट्रोनॉमी के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको शरीर के जो आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग लगते हैं उनको भी सस्ता किया है। 12% की स्लैब में थी, इनको 5% में किया है। इसके साथ साथ विकलांगता के कारण जो शरीर में कुछ इक्विपमेंट्स लगाई जाती हैं या किसी कारण से कोई मेडिकल इक्विपमेंट पहनी जाती है, इनको भी सस्ता किया गया है। एक जो डीईसी की टैबलेट्स होती हैं, जो फाइलारिसिस इन्फेक्शन के लिए जो बांटा जाता है, एक कार्यक्रम के तहत होते हैं, उनको भी जो है निःशुल्क रखा गया है। जो उन पर से इंपोर्ट टैक्सेस थे, जो स्टेट्स को देने पड़ते थे, स्टेट्स से रिलीव किया है उनको, और इंपोर्ट जो आईजीएसटी थी उसको 0 कर दिया गया है। इसी तरीके से जो ट्रक और मालवाहक जो वाहन है, उनके जो फ्यूल चार्जेस थे, उनको भी जीएसटी की स्लैब 18% से घटाकर 12% किया है। जरूर कुछ चीजें जो हैं, जैसे बैंक की चेकबुक हो गई, जैसे मैप्स हो गए, जो बहुत ज्यादा उपयोग में बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आती हैं, इन चीजों को जरूर, चाहे ब्रांडलेस जो पैकेट दही है, अब देखिए दुग्ध प्रोडक्ट जो थे उनको अब तक जीएसटी के स्लैब्स में किसी भी स्लैब में नहीं रखा गया था। एक सबसे जो निचली स्लैब है, ताकि जो प्रिंसिपल क्या है कि सभी आइटम्स टैक्स के अम्ब्रेला में आए और सब जो ओवरऑल टैक्स है वो कम हो। तो उसी के तहत जो अनलेबल्ड जो दही है या लस्सी है, छाछ है या खाद्य प्रोडक्ट है, उनको जो है सबसे लोएस्ट स्लैब में 5% पर रखा गया है। ठीक है, केवल ढींगरा जी, कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि देश में वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही थी, तो मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाना चाह रहा हूँ। 5%, 12%, 18%, 28%, 40%, ये तो जीएसटी के टैक्स स्लैब है। उसके बाद आगे 70% जो दूसरी चीज एक्साइज टैक्स को मिला के दूसरी चीज है, और पेट्रोल डीजल के ऊपर बड़ी मार करीबन 100-150% टैक्स है। और उसके बाद ये कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स है। ये तो वन नेशन वन टैक्स कैसे हुआ? ये तो वन नेशन 5 टैक्स और भी तमाम जो जीएसटी के सिर्फ ओनली वन नेशन 5 जीएसटी के टैक्स, और उसके बाद तमाम टैक्स और ऊपर इसके वैट, एक्साइज, सेस, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, आरटीओ टैक्स, और भी तमाम तरह के कई टैक्स हैं। इतने टैक्स लगाने के बावजूद ये फिर चैनल पे बोलते हैं कि वन नेशन वन टैक्स हमने लगाया। ये कौन सा वन नेशन वन टैक्स है? कौन सी इन्होंने ऐसी बड़ाई वाला काम किया जो आम लोगों पे मार नहीं पड़ रही? आम लोगों के मार जो है वो इस तरीके से पड़ रही है कि आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है इस सरकार ने 8 साल से करीबन। और 8 साल से ही लोग इस सरकार से इतना परेशान है कि वो कभी ये आज कुछ फैसला करते हैं, कल दूसरा। आपने देखा होगा 47वीं बैठक है, तो इसमें संशोधन कितने सौ हो गए ये भी चेक करना चाहिए। एक जीएसटी जब कांग्रेस के टाइम पे बनी थी, उसके ऊपर वन नेशन वन टैक्स था, एक छोटा जीएसटी और एक बड़ा जीएसटी, सिर्फ 2 तरह के टैक्स होने चाहिए थे। आज भी कितने दिन से आपके चैनल के माध्यम से भी और बड़े बड़े चैनलों ने सबने एक ही बात रखी कि हम जो टैक्स लगाएंगे वो उसको पेट्रोल डीजल को उसके जीएसटी के दायरे में लाएंगे। कितने दिन से चैनल अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की बात रख रहे हैं, लेकिन आज फैसला सेम का सेम, कुछ चीजों पे बढ़ा दिया, कुछ चीजों पे घटा दिया। मतलब क्या है इस बात का? कोई मीन नहीं है। मीन ये है कि आज लोग टैक्सों की मार से बुरी तरह से आहत हैं। कोरोना काल की मार से आहत थे, इससे पहले जो नोटबंदी की आहत से उनकी हालत खराब हुई,
उसके बाद जीएसटी के नॉन इम्प्लीमेंटेशन से हुई, उसके बाद कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, कई तरह की बात हुई, कोरोना आया, उसके बाद सारी सिस्टम का पता बैठ चुका है। 8 साल के अंदर आज भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों के ऊपर टैक्सों की मार से, टैक्सों के भार से उनकी कमर तोड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। ओके सर, ओके। विदु रावल जी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं अमित तिवारी का रुख करूंगी। सिरसा से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी और उनके साथ कुछ व्यापारी वर्ग भी वहां पर मौजूद है। अमित, जी बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें जीएसटी परिषद के बाद लोगों को जो उम्मीद थी राहतों की, वो कितनी मिल पाई है, उसके बारे में हमारे व्यापारियों से पहले भी बात होती रहती थी और लगातार हमने इस बारे में चर्चा भी की है। अब आज सब खुलासा हो चुका है। टैक्स के दायरे में काफी नई चीजें आई है, कुछ में छूट भी मिली है। पेट्रोल पदार्थों में जो एक इंतजार था लोगों को, उस पर चुप्पी है। हालांकि अभी मैं विदु रावल जी को सुन रहा था और ढिंगरा जी की बात सुन रहा था, तो तमाम जो लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी और उस दिक्कतों को लेकर जो उनकी डिमांड थी, हाँ। वो उस पर अभी तक सरकार की चुप्पी है। जो लोग कह रहे हैं कि चुप्पी है और वो चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी वर्ग। इन्हें किस प्रकार से, जिस प्रकार से अब जो आज बताया गया है कि डिब्बाबंद लस्सी, दूध और जो अनाज है उस पर उसे जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है, तो निश्चित रूप से जब जीएसटी के दायरे में किसी चीज को लाया जाता है तो वो टैक्स का बोझ है वो आम आदमी पर पड़ता है। उसको लेकर वो कैसा महसूस करता है, उसकी क्या भावना रहती है, यही जानेंगे। हमारे साथ अभी एक व्यापारी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं जो अब आज जो टैक्स बढ़ाए गए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे। क्या जो जीएसटी कई चीजों पर लगाया गया है, जो डिब्बाबंद छाछ, लस्सी, दूध और अनाज के ऊपर, आप क्या कहते हैं उस बारे में? ऐसा है, सरकार ने जीएसटी लगा के आम आदमी पे बहुत ज्यादा बोझ डाला है। पहले ही इंसान बहुत परेशान है, महंगाई पहले ही दम तोड़ रही है, ऊपर से और जीएसटी का बढ़ाना आम आदमी के लिए और व्यापारी के लिए भी बहुत मुश्किलें खड़े कर रहा है। सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि जीएसटी के दायरे को कम करे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। अगर लाना ही है जीएसटी में तो पेट्रोल, डीजल वगैरह उनको लाए ताकि और पब्लिक को कोई राहत मिल सके। तो अब जो एक चेक बुक का भी है, जैसे उस पर भी 18% जो चार्ज पहले जो बैंक लगाया करता है उस पर 18% लगाया गया, तो आपको क्या लगता है कि इससे महंगाई और बढ़ रही है? कितना आम आदमी कितना उसको महसूस कर रहा है? आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा ये गलत हो गया है, क्योंकि पहले ही बहुत महंगाई में पिस रहे हैं। अब ये 18% चेकबुक पे ये कोई इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है और आम गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पीस रही है। तो भी आम जो व्यापारी है उसकी भावना यही है कि प्रत्येक जो वस्तु जो जीएसटी के दायरे में लाई जा रही है वो कहीं न कहीं उसके लिए, सरकार के लिए तो जरूर जो राजस्व बढ़ेगा, लेकिन बोझ पड़ रहा है, उसमें राहत देने की कोशिश कोई की जाए, ऐसा जो लोगों का मानना है। जी सृष्टि। ठीक है अमित, यहाँ पर आकाश जिंदल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आकाश जी आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। हाँ सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कल जो बैठक हुई है जीएसटी की, और बड़ी बात यह है कि इंतजार था इस बैठक का और उम्मीदें भी काफी थी। सवाल बार बार ये भी उठ रहे हैं, जीएसटी कई जगह पर बढ़ा दिया गया है, 12 से बढ़ाकर 18 भी कर दी गई है, लेकिन पेट्रोल डीजल जिस पर निगाहें थी उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने चुप्पी साधे रखी है। जी, आपको याद होगा मैंने परसों भी और उससे पहले भी आपके तमाम में कहा था कि पेट्रोल डीजल के जीएसटी में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ। देखिए, कुछ चीजें हमें देखनी होंगी। आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट का हाई डेफिसिट है, स्टेट्स का भी हाई डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब दर्शकों को समझा दूं कि कमाई और खर्चे के बीच में जो गैप है, यानी खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, क्योंकि पहले हम कोरोना के 2 साल उठे हैं और कोरोना से भी हमारी रिकवरी हुई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर ने हमारे तमाम पूरी कंट्री की इकोनॉमी पर दिक्कत में डाला है। और उससे पीछे आपको लेके जाना चाहूंगा, अभी मैं हमारे कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे जीएसटी में नहीं लाया गया, तो मैं ड्यू रिगार्ड उनसे पूछना चाहूंगा, सितंबर 2021 में जब काउंसिल की मीटिंग हुई थी तब इसको लेके वोटिंग हुई थी, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। तो मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा, क्या उनकी पार्टी की चीफ मिनिस्टर ने, उनकी पार्टी की स्टेट ने वोट डाला था कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए? तो मेरी तो निराशा तमाम पॉलिटिकल क्लास से,
सितंबर 2021 में जब ये एजेंडा था कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए कि नहीं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तब मैं ये कहूंगा तमाम पॉलिटिकल क्लास ने निराश किया। मैं, आकाश जिंदल, तमाम नेशनल न्यूज चैनल का वेट करता रहा शाम तक कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल आएगा, पर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टी से भी है कि जब मौका था आपके पास वोटिंग करने का, आप में से कौन कौन सी पार्टी ने वोट किया था जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल और डीजल को लाने के लिए। एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाना एक चीज है, बट कुछ फैक्ट्स भी जनता के सामने रखे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल बॉटम का ही निवेदन है। और साथ ही साथ अभी कांग्रेस के ये कह रहे थे कि देखिए जीएसटी भी है, एक्साइज भी है, वैट भी है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें जीएसटी के साथ साथ एक्साइज वैट है, क्योंकि या जीएसटी है या एक्साइज और वैट है, तो तीनों टैक्स जो है इकट्ठे कभी जो है होते हैं। मैं ये बता दूं, कुछ यहाँ पे जीएसटी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे पेट्रोल एंड डीजल हो गई, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज लगाती है, स्टेट वैट लगाती है। तो तीनों टैक्स मेरी नॉलेज में से इकट्ठे है नहीं है। जहां तक टैक्सेस को जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं या टैक्सेस को इंक्रीज किया गया है, देखिए एक सच्चाई हमें समझनी होगी। आज की तारीख में जो हाई डेफिसिट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन तो चाहिए। अगर वो टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, सरकार की बोरिंग बढ़ेगी, और सरकार की बोरिंग क्या है, अल्टीमेटली जनता पे आना है। तो कहीं ना कहीं से टैक्सेशन होनी जरूरी है। और ये जो नए चेंजेस किए गए हैं ये इस तरीके से भी हैं कि अब आगे चल के जीएसटी के अंदर चोरी बहुत कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर दिशा के अंदर देश बढ़ेगा। और आज की तारीख में अगर हम बाकी कंट्रीज के मुकाबले में लगाते हैं तो टैक्सेशन हमारे यहाँ उतना नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी हर प्रोडक्ट पे टैक्स है। अब जरूरत ये है कि जीएसटी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ऐसे में व्यापारी वर्ग, खासतौर पर जो दुकानदार है, वो इसको किस तरह से देखे, किस तरह से समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझाना जरूरी है। अभी भी उनके अंदर जो नाराजगी है वो महंगाई को लेकर है। जी देखिए, मेरे व्यापारी भाइयों से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का निवेदन ये है, आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहां से चल सकती है, जो आपका दिया हुआ टैक्स है। आप जब वो टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं बढ़ रहा, सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, अगर सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती तो क्या करती, सरकार की कहीं ना कहीं बोरोइंग बढ़ती, वो भी मेरे ऊपर आपके ऊपर ही आनी थी। दूसरा, व्यापारी भाइयों को एक चीज समझनी होगी, जो ये टैक्स है वो अल्टीमेटली जनता जो प्रोडक्ट खरीदेगी वो देनी है। व्यापारी भाइयों ने तो टैक्स को आगे पास ऑन करना है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी के अंदर ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है, नेटवर्किंग है, जो कंप्लायंसेस चेंज किए गए हैं, उससे जीएसटी की चोरी आगे चल के रुक जाएगी और आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में, ये शॉर्ट टर्म में लोगों को महंगाई बढ़ाने वाला लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, बिकॉज जीएसटी का कंप्लायंस अब कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा अगर। और दूसरा बात यह है कि जीएसटी की इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इनकम टैक्स क्या है, 2% या 3% लोग देते हैं, जीएसटी हर व्यक्ति कंज्यूम करता है, तो कहीं ना कहीं सब लोगों के ऊपर उसका भार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जीएसटी टैक्स के अंदर चेंजेस लाना बहुत जरूरी था। अब जहां तक पेट्रोल डीजल की बात, आई हैव बीन चैंपियनिंग दिस फॉर पास्ट मेनी इयर्स, और आज भी मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। मेरा ये मानना है पेट्रोल एंड डीजल मस्ट कम अंडर जीएसटी इन लॉन्ग टर्म। जीएसटी में क्या है, हाईएस्ट क्या है 28%। आज पेट्रोल और डीजल को देखते हैं हम, एक्साइज और वैट लगा के 50% से ऊपर ज्यादा टैक्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आना चाहिए, बट उसके लिए विल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की। बिकॉज जीएसटी काउंसिल में 10 सेकंड में कुछ क्लैरिफाई कर दर्शकों को, जीएसटी काउंसिल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट है तो स्टेट गवर्नमेंट के वोट है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल चाहिए और अल्टीमेटली पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना ही चाहिए। ठीक है, का मानना है। ठीक है सर। विदुर रावल जी, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक छोटा सा कमेंट केवल ढींगरा जी से ले लूं, क्योंकि वो शायद यहाँ पर जवाब देना चाह रहे थे जब बोला था कि सहमति तो कांग्रेस ने भी नहीं जताई थी। देखिए सृष्टि जी, बात ये थी कि कांग्रेस के टाइम पे दो तरह के टैक्स बने थे, 7 और 14। आज भी कांग्रेस ने कई बार पिछली मीटिंगों में भी ये कहा कि पेट्रोल और डीजल को उसके जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए। लेकिन अभी जो जिंदल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये डेफिसिट क्यों हो रहा है।
डेफिसिट आप मुझे बताइए क्यों हो रहा है? ऐसा क्या काम सरकार ने किया है? कौन सी नीति सरकार ने बनाई है? क्या लोगों की मदद की है? कोरोना में मदद की है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं देश के अंदर? कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया है? बेचने के सिवाय तो कोई काम मुझे दिखता नहीं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने हो, सरकार ने कोई ऐसे डेवलपमेंट पे कोई काम कर दिए हो, कोई उसके ऊपर बहुत बड़ा पैसा खर्च कर दिया हो, कोई ऐसी चीज तो दिखती नहीं। हाँ, एक चीज जरूर दिख रही है, सरकारों को तोड़ने के लिए पैसा जरूर खर्च हो रहा है, जो कि सरकार कर रही है। ठीक है, आप देखिए कई स्टेट की सरकारें जो बीजेपी ने तोड़ी है, उसके ऊपर पैसा जरूर खर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है। ओके सर, विदु रावल जी जवाब देंगे इस बात का। रावल साहब, देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। इतनी कर्टसी जो है मैं ये औरों से भी उम्मीद करूंगा, जो सभ्य लोग हैं वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ जी। चलिए, इसके साथ ही मैं बता दूं कि मैंने अपनी बात ही शुरू की थी। हम टैक्स जिस प्रकार से जीएसटी रैशनलाइजेशन पर इस बार चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा होती रही है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार जिसका जिक्र कर रहे थे, ये 7% और 14% का जो जिक्र कर रहे थे, ये तो हिम्मत ही नहीं कर पाए थे जीएसटी को लेकर आने में। ये जीएसटी को लाने के गट्स जो हैं हमने दिखाए थे, हमने प्रयास किया था कंसेंसस बिल्डिंग का, लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार से रुख रहता है हमेशा हर काम में किस प्रकार से अड़ंगा लगाया जाए और दोष को नुकसान हो, बहुत सारी चीजें जो मैं जवाब देने वाला था मेरी बजाय जो है जिंदल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। जहां तक पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात है, पेट्रोलियम और डीजल की बात है, जहां तक वहां पर हम बार बार कह चुके हैं कंसेंसस बिल्डिंग का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश इसका विरोध करते हैं और देखिए आश्चर्य की बात, जो सारी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता आकर डिबेट में कहते हैं, इसके ठीक उलट जो है बात कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि होते हैं वो जाकर अपने जो फंक्शनल मीटिंग्स होती हैं उसमें करते हैं। तो ये जो दोगला चेहरा है ना, ये जनता के सामने आना चाहिए। अभी पूछ रहे थे कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा आ गया। देखिए, सावन का महीना है, सावन के साथ क्या होता है, कहावत जुड़ी हुई है, मिर्ची लग जाएगी। ऐसे मिर्ची शब्द ठीक नहीं होता वैसे, लेकिन इस तरह की बात जो है ये कहेंगे कि सावन में क्या होता है। अभी कोरोना के अंदर इन्होंने पूछा कि क्या कर दिया, बता देते हैं क्या कर दिया साहब। लगभग 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस जो हैं हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडमिनिस्टर की हैं। दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा मुल्क जो हो जिसने 100 करोड़ भी की हो। हमसे बड़ी आबादी का भी एक मुल्क है चीन, हमारे बगल में है, हमसे ज्यादा विकसित है, 100 करोड़ भी नहीं कर पाया, हम 200 करोड़ कर पाए। जब ये बार बार चिल्ला रहे थे हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां भेज दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां भेज दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, इनके समय 2.82 किलोमीटर एक दिन में बना करते थे NHIA के रूट्स, हम यहां पर 38 किलोमीटर्स का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। इसके अलावा अलग अलग फोरम्स पर इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। ये इनके जो बॉर्डर पे रोड ना बनाने के लिए AK एंटनी साहब ने खड़े होकर संसद में कहा था कि हम बॉर्डर तक रोड इसलिए नहीं लेकर जाते कहीं उन रोड्स का उपयोग करके दिल्ली तक शत्रु ना आ जाए। हमने वहां पर जिस प्रकार से बड़े स्केल पर बॉर्डर्स पर रोड पहुंचाई है, हाईवेज पहुंचाए हैं और बहुत बड़े बड़े पुल्स पहुंचाए हैं, हमने जिस प्रकार से मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन की है, हर प्रकार से हम वो काम कर रहे हैं। अगर एक दो चीजों का आप और अनुमति दें तो मैं एक दो फैक्ट्स और रख देता हूं। एक जो इनकम टैक्स की यहां पर बात हुई, हालांकि आज हम GST की बात करें, इनकम टैक्स के दायरे में अधिक से अधिक लोग आए और कम से कम रिटर्न तो फाइल करें। अच्छा चलो वैट की बात कर लेते हैं, वैट और GST। ठीक है चलिए, वैट आशीष जी इंपॉर्टेंट बताएंगे, लेकिन एक वैट का मैं एक आंकड़ा दे देता हूं। मेरे पास एक आंकड़ा है कि जो वैट के टाइम एवरेज टैक्सिंग थी वो 19.02% थी, जो अब घटकर 16.77% हो गई है। तो जो होल आइडिया था वो ये था कि टैक्स के एम्बिट में सारी चीजें आए, लेकिन ओवरऑल टैक्स रिड्यूस हो उस काम में, और क्योंकि टैक्स कंप्लायंस भी हो पा रही है जैसे आशीष जी ने बताया, इस कारण से ये काम हम संभव कर पाए। आकाश जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर हम सरल भाषा में आम जनता को समझाना चाहे, क्योंकि जनता तो यही पूछती है एट द एंड कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और स्पेशली जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनका बार बार यही सवाल उठता है कि अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो हम कहां जाएं। तो उनको आप कैसे समझाएंगे सर, इजी लैंग्वेज में? आकाश जी। जी देखिए, अभी जो है सस्ता महंगा वाली चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा चीज सस्ती नहीं हुई है। अभी रेट रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक हाई डेफिसिट चल रहा है। डेफिसिट का रीजन बता दूं मैं, अभी पूछा जा रहा था कि डेफिसिट का रीजन क्या है, वो भी बता दूं। डेफिसिट का रीजन क्या है कि अब कोरोना का जो वक्त रहा उसमें
गरीब भाई बहनों को फ्री अनाज दिया गया और रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हड़बड़ा के रख दिया। तब भी मैं यहाँ मोदी साहब को सैल्यूट करूंगा। इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है। कुछ डेटा आपके सामने रख दूं जो बिल्कुल आम आदमी से रिलेट करता है। हाँ। आज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रेड 4.1% से डाउनग्रेड करके 2.7% कर दी गई है, जबकि इंडियन इकोनॉमी को 8% की जीडीपी ग्रोथ इस कैलेंडर ईयर में एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये आकाश सिंगल या आकाश सिंगल डॉट इन का डेटा नहीं है, ये ग्लोबल एजेंसीज का डेटा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना और रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसकी मार सारी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ी, हम पे भी पड़ी। बट हमारी सरकार ने उस मार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है और अब्जॉर्ब किया है। हाँ। तो उसके चलते हुए कुछ ना कुछ डेफिसिट होना लाजमी था। तो ये जो डेफिसिट है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, इस वजह से हुआ है। मेरे कांग्रेस के मित्र को मैं यही बताना चाहता हूँ, 2 years ऑफ कोरोना एंड आफ्टर दैट नाउ वी हैव एक्सपीरियंस अराउंड 4 months ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, अमेरिका जो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी मान जाती है, सबसे बड़ी इकोनॉमी मान जाती है, वहां का इन्फ्लेशन का डेटा बता दूं 8.6% चल रहा है। चलिए रोक रही हूँ सर आपको क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। समय कम है इसलिए डिबेट को यहीं पर हमें रोकना होगा। तो देखिए कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई जीएसटी की और ये तमाम निर्णय, तमाम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। जीएसटी के दायरे में कई जरूरी चीजों को लाया गया है जिसकी सरकार पहले से ही चर्चा कर रही थी और किसी चीजों पर जीएसटी बढ़ाया भी गया है। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।